हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण विधि, जिसका नाम है पर्यवेक्षित अध्ययन या निरीक्षित अध्ययन विधि। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जो आज है अपनी, वह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निरीक्षित अध्ययन विधि, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि इसमें पर्यवेक्षण या निरीक्षण से संबंधित यह विधि है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, पर्यवेक्षित विधि के जनक की बात करें तो दोस्तों वो है डेजी जॉन मोरविल। कौन दोस्तों? डेजी जॉन मोरविल पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निरीक्षित अध्ययन विधि के जनक है। ठीक है दोस्तों, पर्यवेक्षित अध्ययन या निरीक्षित विधि के जनक कौन है? डेजी जॉन बोरविल। कौन? डेजी जॉन बोरविल। इसका प्रतिपादन सन 1971 में अमेरिका में किया गया। किस विधि का? जो पर्यवेक्षित विधि है, इस विधि का प्रतिपादन कब किया गया? सन 1971 में अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जनक याद रखना है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निरीक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन है? तो डेजी जॉन बोरविल। ठीक है दोस्तों, पर्यवेक्षित अध्ययन या निरीक्षित विधि के जनक कौन है? डेजी जॉन बोरविल। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों छात्रों को स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी मतलब अपने आप में, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को स्वावलंबी बनाना। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से दोस्तों डेजी जॉन बोरविल ने दोस्तों इस विधि का प्रयोग किया। किसने? डेजी जॉन बोरविल ने विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पर्यवेक्षित या अध्ययन विधि का विकास किया। ठीक है, इसमें पर्यवेक्षण के आधार पर शिक्षण कौशलों का विकास कराया जाता है। किसमें? पर्यवेक्षित विधि या निरीक्षित विधि में पर्यवेक्षण के आधार पर शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है, फिर है दोस्तों बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार जब विद्यार्थी मेज पर कार्य करते हैं तो अध्यापक द्वारा उनके कार्यों का निरीक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाता है। क्या दोस्तों? जब बच्चे अपनी मेज या अपने अनुसार कार्य कर रहे होते हैं तो फिर अध्यापक द्वारा जो उनका निरीक्षण किया जाता है कि उन्होंने कार्य कैसा किया, अच्छा किया या कुछ उसमें कमी है, तो उसका क्या क्या अध्यापक द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है उसकी देखरेख में, उसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहा जाता है। ठीक है, कोई पूछ ले कि पर्यवेक्षित क्या है, तो जब विद्यार्थी मेज पर कार्य करते हैं तो अध्यापक द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है, उसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहा जाता है। ये किसने कहा था? बाइनिंग एंड बाइनिंग ने कहा था। इस विधि में छात्रों को स्वरुचि यानी स्वयं की रुचि के आधार पर कार्य करने को कहा जाता है। किसमें दोस्तों? पर्यवेक्षित विधि में स्वयं की रुचि के आधार पर कार्य करने को कहा जाता है और बीच बीच में अध्यापक परामर्श भी देते हैं। क्या दोस्तों? बीच बीच में अध्यापक बच्चों को क्या देते हैं? परामर्श भी देते हैं, यानी कि बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर कार्य करने को कहा जाता है और बीच बीच में अध्यापक क्या करते हैं? उनको परामर्श देते हैं। अर्थात नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पर्यवेक्षित विधि है वो नियंत्रण परिस्थितियों में किया जाता है। फिर है दोस्तों शिक्षण कौशलों के विकास के लिए 5 प्रकार की योजनाएं इस विधि में निर्मित की जाती है। ठीक है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किस विधि में 5 प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है? तो वो पर्यवेक्षित या निरीक्षित विधि में। ठीक है, शिक्षण कौशल कौन से है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुब्बोबली, LSRW। क्या दोस्तों? LSRW। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना, सुब्बोलिट्रिक याद रख लेना कि यह भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, हर बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान रखें।
सुबोपलिटरी क्या है? सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ध्यान रखना, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर है दोस्तों आगे चलते हैं अपन। जो 5 प्रकार की योजनाएं हैं उसमें जो पहली योजना है वो है सम्मेलन योजना। कौन सी दोस्तों? सम्मेलन योजना। ठीक है दोस्तों, पिछड़े बालकों की शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये योजना उपयोगी है। क्या दोस्तों? जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ये योजना बनाई जाती। कौन सी? सम्मेलन योजना। अध्यापक सम्मेलन योजना के माध्यम से पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के स्तर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहली योजना कौन सी है? सम्मेलन योजना, जो पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी यानी उनकी जो शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्या है उनको दूर करते हैं। और अध्यापक सम्मेलन योजना के माध्यम से पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। फिर है दूसरी योजना सामाजिक योजना। कौन सी दोस्तों? सामाजिक योजना। कौन सी योजना? सामाजिक योजना। ये एक विशेष प्रकार की योजना है जिसका आयोजन माह में एक बार किया या 2 बार किया जाता है। क्या दोस्तों? सामाजिक योजना एक विशेष प्रकार की योजना है जिसका आयोजन माह में 1 बार या 2 बार किया जाता है। सामाजिक योजना को मासिक या पाक्षिक योजना भी कहते हैं। जो सामाजिक योजना है उसको दोस्तों मासिक या पाक्षिक योजना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों तीसरे नंबर में है विशिष्ट शिक्षण योजना। कौन सी? विशिष्ट शिक्षण योजना। इस योजना में छात्रों की विशिष्ट समस्याओं का विद्यालय के बाहर के अध्यापकों द्वारा समाधान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शिक्षण योजना में बालकों का जो समस्याएं होती है उनको बाहर के अध्यापकों द्वारा हल की जाती है, तो वो होती है विशिष्ट शिक्षण योजना। तो ये हो गई दोस्तों 3। अब जो चौथा प्रकार है वो काल विभाजन योजना। कौन सी? काल विभाजन योजना। ठीक है, तो दोस्तों जो काल विभाजन योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि समय के बचत के लिए काल विभाजन योजना का निर्माण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय की बचत के लिए दोस्तों काल विभाजन योजना का निर्माण किया जाता है। इस योजना में एक ही समय में एक अध्यापक द्वारा शिक्षण तथा दूसरे अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, अतः कम समय में अधिक कार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों जो काल विभाजन योजना होती है दोस्तों इसमें क्या क्या इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समय की बचत करना होता है। क्या? समय की बचत, यानी कि समय की बचत के लिए काल विभाजन योजना का निर्माण किया जाता है। योजना में एक समय में एक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य और दूसरे अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण कार्य करवाया जाता है, इसलिए कम समय में अधिक कार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों 5वां प्रकार द्विकाल विभाजन योजना। कौन सी? द्विकाल विभाजन योजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी समय अवधि होती है 90 मिनट। कितने? 90 मिनट की इसकी समय अवधि होती है। इसकी अवधि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले फिर है दोस्तों जो 50 मिनट की अवधि होती है, यानी कि इसमें अध्यापक क्रियाएं सम्मिलित होती है। कौन सी? अध्यापक क्रियाएं सम्मिलित होती है। जो 50 मिनट है उसको भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 प्रकार की अवधि होती है। इसमें जो 25 मिनट की अवधि होती है 50 में से, उसमें अध्यापक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। क्या दोस्तों? अध्यापक द्वारा निर्देश दिए जाते हो। और जो बाकी के 25 मिनट होते हैं उसमें अध्यापक विद्यार्थी के मध्य तर्क वितर्क होता है। क्या दोस्तों? यानी कि जो द्विकाल योजना जो होती है दोस्तों ये 90 मिनट की होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवधि 50 मिनट की और दूसरी अवधि 40 मिनट की होती है। जो पहली अवधि होती है 50 मिनट की उसमें अध्यापक क्रियाएं सम्मिलित होती है। उसमें जो 50 मिनट होते हैं इस अवधि में इसको भी फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवधि में 25 मिनट होते हैं जिसमें अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है? निर्देश दिए जाते हैं। और बाकी के 25 मिनट में अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य तर्क वितर्क किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
फिर है दोस्तों जो सेकेंड नंबर की अवधि है 40 मिनट की, उसमें विद्यार्थी क्रियाएं की जाती है। क्या दोस्तों? विद्यार्थी क्रियाएं होती है, ठीक है। यानी कि जो द्विकाल विभाजन होता है 90 मिनट का होता है, एक अवधि होती है 50 मिनट की, दूसरी होती है 40 मिनट की। तो 40 मिनट जो अवधि होती है उसमें विद्यार्थी क्रियाएं सम्मिलित होती है, जबकि 50 मिनट वाली जो अवधि होती है उसमें अध्यापक क्रियाएं सम्मिलित होती है। यानी कि जो सेकेंड अवधि होती है 40 मिनट की, इसमें विद्यार्थी क्रियाएं सम्मिलित होती है। जो पहली अवधि है उसमें 5 मिनट में हस्त कौशल सिखाया जाता है, यानी कि हस्त कौशल का विकास किया जाता है। जो शुरू की जो 5 मिनट की जो अवधि होती है दोस्तों, इसमें हस्त कौशल का विकास किया जाता है। और दूसरी जो अवधि होती है वो होती है 35 मिनट की। कितनी? 35 मिनट की, जिसमें विद्यार्थी द्वारा शिक्षण, अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो दूसरे प्रकार की जो अवधि होती है शिक्षण अवधि, उसमें विद्यार्थी क्रियाएं की जाती है। इसके दो भाग होते हैं। एक अवधि होती है 5 मिनट की, जिसमें विद्यार्थी को हस्त कौशल सिखाया जाता है। और दोस्तों हस्त कौशल का मतलब उसके लेखन से संबंधित जितनी भी कला है वो उसको सिखाई जाती है। फिर जो 35 मिनट की अवधि होती है उसमें विद्यार्थी द्वारा शिक्षण कराया जाता है और अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी द्विकाल विभाजन योजना जो 90 मिनट की होती है। वापस देखते हैं एक बार मौखिक। इसमें पहली अवधि 50 मिनट, जिसमें अध्यापक क्रियाएं होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली अवधि 25 मिनट की, जिसमें अध्यापक द्वारा क्या दिए जाते हैं? निर्देश दिए जाते हैं। और दूसरी अवधि होती है 25 मिनट की, ठीक है दोस्तों, जिसमें अध्यापक व विद्यार्थी के बीच तर्क वितर्क होता है, ठीक है। ये 50 मिनट की हुई अवधि। दूसरी सेकंड अवधि थी 40 मिनट की, जिसमें विद्यार्थी क्रियाएं होती है। इसको दो भागों में बांटा गया, 5 मिनट की अवधि और 35 मिनट की अवधि। जो 5 मिनट की जो अवधि होती है उसमें हस्त कौशल सिखाया जाता है विद्यार्थियों को। और सेकंड नंबर में जो अवधि होती है 35 मिनट की, उसमें विद्यार्थी द्वारा तो करवाया जाता है शिक्षण और अध्यापक द्वारा किया जाता है निरीक्षण, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों जो पर्यवेक्षित या निरीक्षित विधि है उसके क्या क्या गुण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है इस विधि की है या नहीं है। सत्य असत्य कथन में प्रश्न पूछते हैं, तो आपको गुण दे देंगे, उनमें से निम्नलिखित में से इस विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो जो पर्यवेक्षित विधि है यह बाल केंद्रित होती है और मनोवैज्ञानिक विधि होती है, क्योंकि इसमें बालक को क्या किया जाता है? अपनी स्वयं की रुचि के आधार पर कार्य करना होता है, इसलिए ये क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। कमजोर बच्चों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है दोस्तों। जो ये विधि है कमजोर बालकों के लिए उपयोगी होती है, यानी जो सामान्य अपन ने जो योजना देखी थी उसमें पिछड़े बालकों के लिए बताया गया था कि वो विधि पिछड़े बालकों के लिए होती है। तो ये विधि क्या है दोस्तों? कमजोर बच्चों के लिए उपयोगी, यानी कमजोर बच्चों को सामान्य बच्चों के स्तर तक लाने के लिए पर्यवेक्षित विधि का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक के मार्गदर्शन से बच्चों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि अध्यापक बीच बीच में विद्यार्थियों को क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, परामर्श देते हैं। फिर है सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि कौन सी है? पर्यवेक्षित विधि या निरीक्षित विधि है, ठीक है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली विधि कौन सी है दोस्तों? पर्यवेक्षित या निरीक्षित विधि। फिर है दोस्तों विज्ञान एवं गणित विषयों में भी यह बहुत अत्यधिक उपयोगी होती है। गणित व विज्ञान के लिए भी यह उपयोगी विधि है। फिर है दोस्तों बच्चों में आत्मनिर्भरता आती है। इस विधि का उद्देश्य क्या? बालक को स्वावलंबी बनाना, यानी कि इस विधि से बालकों में क्या आती है? आत्मनिर्भरता आती है, ठीक है। फिर है दोस्तों छात्रों को तत्काल कमियां दूर करने का मौका मिलता है, यानी कि छात्रों को जो तत्काल जो कमियां होती है उनको दूर किया जा सकता है, यानी कि निरीक्षित विधि से छात्रों की जो कमियां होती है उनको तत्काल दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो अध्यापक है उनका परामर्शदाता होता है, तो अध्यापक के द्वारा वो अपनी कमियों को तत्काल दूर कर सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों ये निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि है। क्या निदानात्मक एवं उपचारक विधि कैसे है? इसमें पहले जो भी दोस्तों जो समस्याएं होती है
उनके क्या कारण है, वो समस्याएं क्यों हो रही, उनके कारणों को जानते हैं, इसलिए ये निदानात्मक है। उन कारणों को जानने के बाद में उस समस्या का उपचार किया जाता है, इसलिए यानी उनका निदान किया जाता है, यानी कि उपचार के बाद में उनकी जो दोस्तों कमियां होती है, समस्याएं होती है, वो दूर हो जाती है, इसलिए उपचारात्मक। वापस बता रहा हूँ, ये चैप्टर है पूरा आपके टॉपिक है निदानात्मक उपचारात्मक क्या, तो इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो निदानात्मक से पूछेंगे या उपचारात्मक से पूछेंगे। यानी कि समस्या के कारणों को जानना निदानात्मक कहलाता है, और उन कारणों को जानने के बाद में उसकी समस्या का हल निकालना क्या कहलाता है, उपचारात्मक। जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, बीमारी का पहले कारण जानता है, तो वो कारण जानता है तो उसे निदानात्मक कहते हैं, और कारण जानने के बाद में उस बीमारी का इलाज करता है या उपचार करता है, उसे उपचारात्मक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्यापक की सामग्री बालक छात्र की रुचि के आधार पर होती है। जो ये विधि होती है, इसमें जो अध्यापक सामग्री वो बालक व छात्र की रुचि के आधार पर होती है। इससे बालकों के शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है, प्रशिक्षण के माध्यम से जो ये कौशलों का विकास किया जाता है। ध्यान रखना, शिक्षण कौशलों का विकास प्रशिक्षण के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो, और कल अपन इसके दोष पढ़ेंगे। जो प्रयोगशित विधि है उसके क्या क्या दोष है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अभिक्रमित या अनुदेशन विधि। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।